हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईएस कमांडो। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में वो देखेंगे क्या वो गेस वर्क या किसी लॉजिकल रीजनिंग से डिड्यूस किए जा सकते हैं या नहीं। और हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे टू मेक आउट कि हमने कहाँ से क्या सोर्सेज हैं जिनको यूज करके इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। So let's see. Now see this question. The question says the Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that limits the level of budgetary deficits of the country of the European Union, makes the countries of the European Union to share their infrastructure facilities, and enables the countries of the European Union to share their technologies. अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट किससे रिलेटेड हो सकता है। नाउ बेसिकली जब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब क्योंकि एक ही करेंसी चलती है पूरे यूरोपियन यूनियन में, दैट इज द यूरो, तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए उनको कई सारी ट्रीटीज करनी पड़ती हैं ताकि जो यूरो का जो यूरो है एज अ करेंसी वो स्टेबल रहे अगेंस्ट अदर करेंसीज। ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग दैट इज आस्क इन दिस क्वेश्चन। नाउ अगर हम इसको सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से करना चाहें तो डेफिनेटली हमको पता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमको बनानी है तो बजटरी डेफिसिट को लिमिट करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन यू आर ओवर बजटिंग और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लैविश बजट कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर स्प्लर्जिंग ऑन द सोशल प्रोविजंस, वेलफेयर प्रोविजंस, तो क्या होएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी इकोनॉमी में और तब बिकॉज ऑफ योर बजटरी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन में यूरो की वैल्यू बढ़ सकती है। So definitely this can be one of the statement that is correct. Limits the level of the budgetary deficits of the country of the European Union. And then ये दो statement देखिए, to share their infrastructure facility. तो इस infrastructure facility share करके stability और growth पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा मेजर अंतर नहीं पड़ेगा। एंड enables the countries of the European Union to share their technologies। देखिए अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट होगा, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट नहीं होगा। तो यहां से हमने डिड्यूस कर लिया कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है विदाउट इवन नोइंग मच अबाउट दिस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। बस अगर हमें यूरोपियन यूनियन का सेटअप पता हो कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में इंडक्ट करने के लिए आपको अपना बजटरी डेफिसिट कम रखना पड़ता है। सो योर मॉनेटरी पॉलिसी शुड एडियर टू द फीचर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के होने चाहिए किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री में। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। अगर हम देखें इसको वाकई में पढ़ना चाहें तो क्या क्या है यहाँ पे, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज अ सेट ऑफ फिस्कल रूल डिजाइन टू प्रिवेंट द कंट्रीज इन द ईयू फ्रॉम स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर नीड्स। ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग विच इज आस्क्ड, है ना। और यहाँ पे हमको इसके फीचर्स में पता चलता है कि स्टेट की जो बजट डेफिसिट है it cannot exceed 3% of the GDP and national debt cannot surpass 60% of the GDP। तो ये एक क्राइटेरिया है यूरोपियन यूनियन के स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट में। अनदर क्राइटेरिया इज कि फेलियर टू अबाइड बाय द रूल्स कैन लीड टू अ मैक्सिमम फाइन ऑफ 0.5% ऑफ द जीडीपी। तो काफी स्ट्रिक्ट रूल है बिकॉज 0.5% ऑफ द जीडीपी देना इट्स अ वेरी टफ टास्क फॉर एनी इकोनॉमी, कितनी भी इकोनॉमी स्लो भी हो या whether it is a small economy, because we know that many of the countries of the European Union are very small और उनके बजट भी स्मॉल होंगे, बट स्टिल सो 3% ऑफ द बजटरी डेफिसिट से एक्सीड नहीं कर सकता और नेशनल डेप्ट से 60% सरपास नहीं कर सकता। और इस क्वेश्चन के लिए क्या इंडिकेशन होता है, देखिए हमारा जो फिजिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट एक्ट बना हुआ है एफएसडीए, जिसकी वजह से हमने अपना लिमिट कर रखा है बजटरी डेफिसिट वगैरह। एंड स्टेट को भी हम रेकमेंड करते हैं कि वो 3 to 4% ऑफ द जीडीपी अपना बजटरी डेफिसिट को स्टिक करें इस प्रोविजन को। तो ये भी यूरोपियन यूनियन के ही पॉलिसी से आया हुआ है। ठीक है ना। सो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट मच knowing without much about the actual provision of the stability and the growth pact, because इन्होंने statements ऐसे करके बना के रखे हैं।
सो दिस क्वेश्चन इज इजी टू मॉडरेटली टफ, एंड अगर इजी टू मॉडरेटली टफ है तो 75% चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेक्ट मार्क करके आएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट शुड बी मार्क करेक्टली एंड लॉजिकली इसको डिड्यूस करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस have adopted the first ever compact for international migration and the global compact for safe, orderly and regular migration. अब देखिए, when I was preparing for my mains in 2018 तब GCM आया हुआ था. तो this is not a very this is not in the news very recently, but still अब देखिए क्योंकि माइग्रेशन से रिलेटेड ट्रीटी है तो डेफिनेटली बिकॉज माइग्रेशन जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे इतना ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है दैट नो कंट्री विल अडॉप्ट ऐसी कोई कंट्री जो कि माइग्रेशन रूट्स पे पड़ती है वो बहुत इजीली इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करेगी. सो देर आर मेनी कंट्रीज जिनके अपने अपने दोज हैव कि उनको कमिट नहीं करना था इसके लिए. एंड डेफिनेटली मोस्टली ये इस तरीके की जो ट्रीटी रहती है जिसमें इंटरनल रिलेशंस से रिलेटेड रहती है वो लीगली डोमेस्टिक रिलेशन से रिलेटेड रहती है तो वो लीगली नॉन बाइंडिंग पैक्ट्स ही होते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज अभी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू कोऑर्डिनेट द माइग्रेशन पॉलिसीज एंड एंश्योर माइग्रेशन वर्क्स फॉर ऑल. अब देखिए गिवन कि कितना सारा जो माइग्रेशन हो रहा है especially from the North African countries to the Eastern European countries, because Syria and Libya and many other countries in the Africa which almost borders the Mediterranean Sea. तो वहाँ से हम देखते हैं तो ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, एंड ऑल्सो फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नाउ फ्रॉम द यूक्रेन ऑल्सो. तो डेफिनेटली जो माइग्रेशन का क्राइसिस यूरोपियन यूनियन झेल रहा है, सो majority of the countries of the Eastern European Union had their reservations about signing this compact on migration. So definitely it is not signed by all the countries of the UN, and objectives and commitments stated in the GCM are binding. तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि definitely these are legally non-binding pact. What else? In the third statement, it is given that GCM addresses the internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. तो अभी देखिए, now what is the very sticky part of the treaty? जब आप किसी भी कंट्री को ये डायरेक्ट करते हो कि आपको इंटरनली क्या करना है, तो अगर इंटरनली अगर कोई डायरेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बिकॉज सोवरिटी जो कंट्रीज का प्रिंसिपल है, नो कंट्री वांट्स कि उसके जो सोवरेन फंक्शंस है उसमें कोई बाहर की ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंटरफियर करे. ट्रीटीज कब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, व्हेन इट इज बिटवीन द टू नेशंस, है ना. तो ऐसा कोई मुद्दा जिसमें दो नेशंस के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो या मल्टीपल नेशंस के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सो देन द ट्रीटी ऐसी हो सकती है कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मैच करते हो. इंटरनली नो, ठीक है ना. अदर देन द क्लाइमेट चेंज ट्रीटी, इंटरनली अगर कोई इश्यूज रहते हैं तो उसके लिए सब नेशंस नहीं मानते हैं. सो डेफिनेटली इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये रॉन्ग होगा. बाइंडिंग है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड इट इज अडॉप्टेड बाय ऑल द कंट्रीज. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. आई हैव सर्च ऑन द इंटरनेट, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑल द यूएन मेंबर्स हैव adopted this treaty. And then यहाँ पे because it is I can show you the Wikipedia map कि कौन सी countries के reservations थे. तो mostly the countries voted for, especially America voted against the treaty, and you can see the European Union, especially the Eastern European Union, it is abstaining from voting. And also अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें because यहाँ पे migration ज़्यादा है, so it also had its reservation and it abstained from the treaty. And there are some of the nations which of course did not attend, but then you can see. Alright, so this is about the GCM. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो था न्यूज़ में 2018. तो अगर कोई पुराना एस्पिरेंट है जिसके ऑलमोस्ट 5th-6th अटेम्प्ट जिसका चल रहा हो, so definitely he can answer this question very easily because उसने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा होगा.
एंड अगर ये मेजरली ये न्यूज में नहीं आया होगा लास्ट ईयर तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल, बट देन माइग्रेशन इज वन ऑफ द टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस। तो अगर आप इसको पुराने उसके मैगजीन्स पढ़ के अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, so this can be one of the topic that can be predicted because contemporary topics आ रहे हैं, current से ज़्यादा contemporary topics हमको दिख रहे हैं। So this is what this question is all about. So let's see. The next question, this question is easy. Why? Because इसमें पूछा है statement 1 is saying that Israel has established diplomatic relation with some Arab states. All right. तो ये वाली बात सही है। देखिए पहले इसराइल का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था टोटली, वाई बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ द पैलेस्टाइन। द अरब स्टेट वांटेड कि पैलेस्टाइन के लोगों को जगह दी जाए इन द इसराइल। So wherever Israel has some of the region that are contested, especially the West Bank जो कि पैलेस्टीन का होना चाहिए था, गोलन हाइट्स जो कि पैलेस्टीन का होना चाहिए था, which is captured by Israel। तो वेस्ट बैंक में तो अब काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट हो गया है। तो बेसिकली अरब स्टेट्स का इस वजह से दे वर नॉट एक्सेप्टिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट सही है। एंड देन लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट कि अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। देखिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज देखिए अरब पीस इनिशिएटिव जो है इसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश हुए हैं। बेसिकली अरब पीस इनिशिएटिव जो है ये एक 10 सेंटेंस प्रपोजल था अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए। अरब लीग ने एंडोर्स किया था अपनी बेरूत समिट में। इसमें ये बोल रहे थे कि फुल नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा रिलेशनशिप का बाय द अरब वर्ल्ड अगर इसराइल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को वापस कर दे, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स एंड लेबनान। तो जस्ट सेटलमेंट हो जाए रेफ्यूजी प्रॉब्लम का, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी प्रॉब्लम का। ऑब्वियसली इसराइल ये वाली बात नहीं मानेगा एंड Israel has established diplomatic relationship with some Arab state. This is according to the Abraham Accords. And Abraham Accords किसने mediate कर रहे थे? Abraham Accords were mediated by the USA. All right. तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि statement 1 is correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. तो इब्राहिम अकॉर्ड्स वेयर इन न्यूज़ इन द ईयर 2020। स्पेशली अब जो भी 2020 में तैयारी कर रहा होगा उसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इब्राहिम अकॉर्ड्स मस्ट बी इन न्यूज़ नाउ ऑल्सो। वाई? बिकॉज इसराइल की काफ़ी खराब रिलेशनशिप चल रहे हैं एंड मेनी कंट्रीज विल बी थ्रेटनिंग टू विड्रॉ फ्रॉम दीज। ठीक है ना? तो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली। सीजन एस्पिरेंट्स के लिए तो काफ़ी आसान था, बट देन इट इज़ अप टू द फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स कि उनके लिए आसान नहीं था। 75% दिस क्वेश्चन वॉज ईजी टू मॉडरेट एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है ना? सो लेट्स मूव ऑन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। इन द recent years Chad, Guinea, Mali, Sudan caught the international attention for which one of the following reasons common to all of them? ठीक है, तो आप देखिए माली है, सुडान है, ऑब्वियसली यहाँ पे कूप्स चल रहे हैं। अब तो आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच भी बहुत सारा वो चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे इसका आंसर सक्सेसफुल कूप हो जाता है। आप दूसरे कंट्रीज का भी देख सकते हैं। ठीक है ना? सो दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट इज ईजी। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेज है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से, इसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन में जो न्यूज़ आ रही है डेली उसको पढ़िए। देखिए पहले इट वॉज एडवाइस कि डेली इंटरनेशनल रिलेशन का पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नाउ आई थिंक लास्ट ईयर ऑल्सो सच क्वेश्चन वेर आस्क्ड। आई हैव सीन इन एवरी ईयर आई हैव गिवन माई प्रीलिम्स दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द पेज इन द इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है ना? जैसे खरसोन और ज़ैपोरिज़ा के बारे में आया था, दैट आर द प्लेसेस इन यूक्रेन। तो दैट वॉज ऑल्सो यू कैन डू फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन पेज, स्पेशली द प्लेसेस इन न्यूज़। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो प्लेसेस इन न्यूज, बट इसमें कॉन्टेक्स्ट बढ़ा दिया है कि अब नाउ दीज प्लेसेस आर इन न्यूज फॉर व्हाट, है ना? तो ये तो रीसेंट क्वेश्चन था। स्पेशली आई थिंक पीपल आर डेडिकेटेड टू मच फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग इन द फर्स्ट 1 or 2 years। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली ईजी था। दिस कैन बी डन इजीली।
So this was a easy question. So now we have seen कि ये तीन question easy था. It depends on कि whether uh, it depends on कि whether आप कौन से ईयर में है अपनी प्रिपरेशन की. ठीक है. Now let's move on to the next question. Now see this question. This question asks, G20 group was originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. G20 को स्पेशली हम 2008 के बाद जानते हैं बिकॉज 2008 जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का ईयर था. बट देन अगर आप देखें 1999 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा अकर हो रहे थे. देयर वाज डॉट कॉम बबल है ना, इसी करके देयर वर सो मेनी बबल्स देयर वेर बस्टिंग इन द इकोनॉमिक जोन. तो वहाँ से पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चालू हुई एंड ऑल्सो G20 का ये था कि नाउ ऐसा नहीं था कि जो टॉप इकोनॉमीज थी उस समय की, फॉर एग्जांपल चाइना एंड जापान were the top two economies and Canada and UK, but then now economies like China, sorry, USA and Japan were the top economies, but then after that economies like China, India, Indonesia, Saudi Arabia, these were also becoming important too. तो अगर इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस करने एंड देयर इज अ फोरम फॉर दैट, तो G7 या G8 से नहीं होएगा, G20 से करना पड़ेगा. सो इन रिस्पॉन्स टू दैट G20 वॉज मेड एंड देन 2008 के बाद ये रेगुलर मीटिंग्स में बदल गया. एंड डेफिनेटली इंडिया में G20 होने वाला है. वी आर pushing our digital public infrastructure as one of the priorities in G20 because it is also one of our achievement. तो इस साल G20 के शेरपा अमिताभ कांत थे, उन्होंने ये ओपनली बताया हुआ है कि इंडियाज डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर विद ओपन स्टैंडर्ड, ओपन API and interoperability as its fulcrum to facilitate easier adoption can potentially benefit the developing world. So this question definitely can be solved easily. Why? Because न्यूज़पेपर रीडिंग चली रही होगी सब एस्पिरेंट्स की एंड anybody who was reading newspaper or following daily current affairs can answer this question very easily. So definitely both 1 and 2 are the answer for this question. So this is how you solve this question. And now there is a last question. The question says, recently United States of America and European Union have launched the Trade and Technology Council. डेफिनेटली उन्होंने किया होगा US ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल. इसमें क्या हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट देयर अप्रोचेस ग्लोबल ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजीज इश्यूज के लिए. तो बेसिकली ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की वो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं इस पैक्ट में. अब आप सेकेंड स्टेटमेंट देखिए. द USA एंड EU क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग technological progress and physical productivity under their control. तो देखिए if really they are trying to control the technological process and physical productivity, they will not claim that. ठीक है ना, अगर वो चाहते भी होंगे कि वो ये कर पाए, but they will not claim that because you don't use such terms in diplomacy. and तो ये statement काफी frivolous हो जाता है. Now statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. आपका आंसर आएगा. ठीक है ना. सो दिस इज C इज योर आंसर. दिस इज हाउ यू कैन डू इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस. देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कॉन्टेम्परेरी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लॉजिक से सॉल्व हो रहे थे एंड कुछ क्वेश्चंस वे डायरेक्टली करंट बेस्ड. तो हमने देखे आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस आए थे IR से, काफ़ी इजीली सॉल्व किए जा सकते थे इफ यू वर्क हार्ड ऑन दीज. सो डेफिनेटली यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत अच्छा खासा चांस बनता था. So take the lessons from this PYQs for the next year. Until then, we'll discuss next set of questions, maybe economy or polity. And thank you so much. Please like, share and subscribe to me.